फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक डायग्राम बना रहे हैं आपके सामने जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। देखो डायग्राम कैसा है। ये 3 कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट है, ये एक्स और वाई। अब देखो यहां से एक कैपेसिटर को हम लाएं ऐसे ऊपर में और यहां कनेक्ट, यहां से एक दूसरा वायर निकाले और ये कैपेसिटर यहां कनेक्ट। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, सबका कुछ नेम दे देते हैं, C1, C2, C3, C4, C5 और बोल दे हम ऑल कैपेसिटर आर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड। मान लो सब 10 माइक्रोफेरेड, C1, C2, C3 जितना है सब 10 माइक्रोफेरेड। आप बनाओ, कैसे बनाओगे? देखिए, तो आपको एक ट्रिक बताए थे इसके पहले वाले क्लास में कि हमको नेम देना है सबका। कुछ ट्रिक्स है इसमें, लेकिन आपको नाम देना है, हर पॉइंट का नेम देना है और नेम देने के बाद वहां से फिर देखना कौन सीरीज कौन पैरेलल कैसे कैसे। ठीक है, देखो इस पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ, कितना पॉइंट है, 2, 3 और ये 4। अब आपके पास एक्स और वाई लास्ट में है, देखो इसका हम सॉल्व स्टार्ट करते हैं। एक्स के बाद आए इस पॉइंट पर, चलो इसका नाम ए दे देते हैं। अब ए से चल के जब जाते हैं यहां पे कैपेसिटर है, जब कैपेसिटर नहीं होता तो हम यहां से यहां ए ही नाम देते, बट कैपेसिटर जैसे मिलेगा आप चलते चलते जाएंगे, कैपेसिटर मिल गया, जैसे आपको कैपेसिटर मिल जाएगा आप नाम बदल देंगे, जैसे आपको कैपेसिटर मिल जाएगा आप नाम बदल देंगे। तो यहां से यहां आने के बाद देखो C2 मिला कैपेसिटर, पहुंचे यहां नाम बदल दिए, बोल दिया इसका नाम बी होगा। मतलब हमको पाथ चलने में अगर कोई कैपेसिटर मिल जाता है तो उसका नाम हमको चेंज कर देना, और जब तक नहीं मिलता नाम नहीं चेंज करना। फिर हम यहां से चले यहां आएंगे, यहां भी कैपेसिटर मिल गया, चलो इसका नाम कुछ और देते हैं, सी दे देते। अभी सी से बी में जाएंगे, हाँ ठीक है, कैपेसिटर मिला तो नाम भी बदल गया। बी से यहां जा रहे हैं, फिर कुछ नाम देना पड़ेगा, चलो डी दे देते। अब आप देखो कि एक्स और वाई के बीच में 4 पॉइंट दिखा आपको, ए, सी, बी और डी, और ये चारों पॉइंट एक्स और वाई के बीच में है। ठीक है, हम पहले बोले इसके पिछले क्लास में कैसा क्वेश्चन था और करके ऐसा बता रहे, मान लो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम था कि ये यहां से जाके यहां करते, ये ए दिए तो ए ही दिए, क्यों? क्योंकि बीच में ना चलने में कैपेसिटर आया नहीं, बट यहां पर ना कैपेसिटर मिल रहा है चलने में, इसलिए हम नाम बदल दें। अब देखो
इस डायग्राम को हम कैसे चेंज करते ध्यान देना, ये x और ये y, अब इस x और y के बीच में ये x, यहां लिखते चलो x और ये पॉइंट y, इसके बीच में और दो पॉइंट है, कौन, चार है, ए बी सी डी। अब देखना होगा कहां कहां सब चारों है, तो x के साथ कौन है, a है, x के बाद a, चलते x से a में आते, अब x से a के बीच में कोई भी नहीं, x से a के बीच में कोई भी नहीं, कोई बात नहीं है, ये सही है, x से a के बीच में कुछ नहीं है, चलेगा। अब a से c के बीच में एक कैपेसिटर है C1 और a से c के बीच में C1 है और a से b के बीच में C2 है। अब a से c के बीच में एक कैपेसिटर है और a से b के बीच में भी एक कैपेसिटर है, और यहां से पता चला कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल में, मतलब a से c और b दो ऐसा पॉइंट लेना होगा जिसके बीच में हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर सके और वो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में हो, सीरीज में नहीं। क्योंकि आप कैसे देख रहे हैं, मान लो कोई ऐसा बोल दिया ना सर यहां बी ले लीजिए यहां सी ले, तो गलत हो जाएगा ना। आप अगर यहां बी लेते और बगल में सी लेते तो ए से बी जाएंगे और फिर बी से सी जाएंगे, ए से बी जाएंगे और फिर बी से सी जाएंगे, तो सीरीज हो गया, पैरेलल कहां फिर। अब यहां आप देख रहे हैं ना कि इसके आने के बाद यहां से ये दोनों लाइन पैरेलल, तो बी और सी दो ऐसा पॉइंट लेना होगा कि जिसके बीच में हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर सके और वो दोनों पैरेलल में हो। तो फिर यहां से क्या करते हैं ना, एक मान लो यहां बी ले लिए इधर, तो पता चला सी ले लिए यहां। अगर ए से बी लेते हैं, पहले ए से सी था और ए से बी, मान लो ए से बी इधर लेते हैं तो डेफिनेटली सी यहां लेना पड़ेगा, और ए से बी में C2 है तो ए से बी में C2 है, ए से सी में C1 है तो ए से सी में C1 है, ऐसे। अब ये C2 था, ये C1 है, मतलब ए के साथ ये दो पॉइंट बी और सी ऐसा लेना होगा कि वो दोनों पैरेलल में हो, सीरीज में नहीं। क्या बोलो, कुछ क्वेश्चन? तो ए से बी C2 है और ए से सी C1 है। अब ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है, सी से बी में भी एक कैपेसिटर है C3। अच्छा, सी से बी तो क्लियर दिखाई दे रहा, चलो इसके बीच में भी एक कैपेसिटर है C3, हो गया भाई C3। अब क्या है कि B से D के बीच में C5 है, B से D के बीच में C5 है और C से D के बीच में C4। देखो C से D यानी C है, मतलब कहीं D है, और ये जो D है वो C के साथ और B के साथ दोनों से कनेक्ट है, और B के साथ D है। अब B यहां है और D, और C के साथ भी D कनेक्ट है, तो मतलब डेफिनेटली बात है कि यहां पर एक पॉइंट कोई D है जो B से भी कनेक्ट है और ये C से भी कनेक्ट है, और ये फिर D जाके इधर Y से कनेक्ट है, फिर B से D C5 है और C से D C4 है। ठीक है, देखो ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हम लोग चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो स्टार्ट होने वाला है, हम लोग वहां पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, लेकिन उस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल तो वहां पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्ट हो रहा, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो रेजिस्टेंस के खिलाफ है, लेकिन रेजिस्टेंस में यूज होता है, बट वहां पर कैपेसिटर में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, इसको कैसे कनेक्ट किए, समझ में आ रहा बात? इसको हटाए थोड़ा सामने से। अच्छा ठीक है, देखो वो क्या प्रिंसिपल है, समझ, वो प्रिंसिपल ऐसा है, देखना
कि अगर ऐसा हो, या लिखते हैं, देखना व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज किसी साइंटिस्ट का नेम है। इसने एक बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल दिया था, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, आ रही बात समझ में? अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ऐसा होता ना कि देखो, अगर ऐसा है अरेंजमेंट, ये अगर ऐसा अरेंजमेंट है और बीच में ऐसा है, दिखाई दे रहा है ना? मान लो अगर हम ऐसा बोल दें, व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा है, देखो कि ऐसे इसी अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन बोलते हैं। इस अरेंजमेंट का ये मतलब है ना कि अगर ऐसा हुआ C2 ये इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाए, ये रेशियो इक्वल हो जाए, मतलब आपके पास C2/C1 और C5/C6 अगर ये इक्वल, ये दोनों पैरेलल वाला, ये दोनों पैरेलल का रेशियो बराबर हो जाए, तो हम लोग ये जो मिड टर्म है ना, बीच वाला टर्म है B से C के बीच में C3, उसको नेग्लेक्ट कर, ठीक है? मतलब ऐसा हो ना कि ये इनका रेशियो इसका रेशियो इक्वल हो, तो ये जो मिड टर्म आ रहा है इसको नेग्लेक्ट करना। एक्चुअल में नेग्लेक्ट इसलिए होता है ना कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, और पोटेंशियल इक्वल होने से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, इसलिए कोई काम का नहीं रहता, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। पूरा एक थ्योरी है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो 1-1.5 घंटा थ्योरी समझने में लगेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वहां पर हम बात करेंगे। तो अभी इस कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। तो क्या हुआ ये, अब तो क्या क्वेश्चन में था कि ऑल आर इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, सब 10 माइक्रोफेरेड का। अब जब सब 10 माइक्रोफेरेड का, तो अगर हम रेशियो करें यहां C2/C1, C5/C4, तो 10/10 इज इक्वल टू 10/10, कट जाएगा पूरा। तो हम क्या करेंगे, C3 कैन बी नेग्लेक्टेड। अब जब हम C3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, ध्यान से समझिए, तो डायग्राम कैसा बन जाएगा? ये इधर का हो गया है ना, इधर का तो लिखे, क्वेश्चन लिखे थे ना, देखो अब ये नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, देखिए ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। एक्स है, ये पॉइंट ए गया है, ये C2, ये इधर और ऐसे। अब बताओ, अब तो आप आराम से निकाल लोगे। अब आपका ये हो गया C2, ये C5, ये C1, और अब क्या करना आपको, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और ये दोनों किस में है, और इन दोनों का आंसर फाइनल किस में जाएगा, पैरेलल। तो बोलो 10-10 क्या हुआ, नहीं 1/10 1/10 2/10 5, फिर 1/10 1/10 2/10 क्या हो गया 5, फिर 5 किस में जाएगा, पैरेलल, और आंसर क्या होगा 10। यानी इन दोनों के बदले क्या मिल जाएगा, एक 5 माइक्रोफेरेड, और फिर इन दोनों के बदले क्या मिल जाएगा, लिख के बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, और फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा इसका, 10 माइक्रो, लिखिए। देखिए एक और प्रॉब्लम बनाइए इसी तरह से।
ये x और y के बीच में फाइंड करिए। जब सब 10 माइक्रोफैरेड बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर 10/3 आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहे हैं जिसमें इन्फिनाइट सीरीज का बात, वो इन्फिनाइट सीरीज होगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या हो गया, देखो ये पॉइंट ए है, ऐसा ये जा रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा, ये बी पॉइंट है, ये ठीक है, ये 1 माइक्रोफैरेड, फिर ये 1 माइक्रोफैरेड, फिर ये 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। और फिर ये डॉट 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 जा रहा है इन्फिनाइट तक, और ये भी जाएगा डॉट 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 ऐसे। और आपको ए और बी के बीच फाइंड करना, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रो, और यहां हो गया ये 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। निकालिए, कैसे निकालेंगे सोचो। कुछ ऐसा आइडिया है कि अगर ऐसे इन्फिनाइट जाए तो कैसे बनाएंगे। अब ये इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा, डॉट 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 चलते जा रहा, 2 1 2 1 2 1, ये बिल्कुल इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है ना। कैसे बनाएंगे ये, देखो अब इसमें क्या है ना कि अगर एक और रहता ना 1 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और रहता 1 और 2 माइक्रोफैराड तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ साथ एक हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इन्फिनाइट डॉट डॉट का मतलब है ना कि आप इसके साथ एक्स्ट्रा अगर और एक ऐड करते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और अगर आप इसे एक एक्स्ट्रा निकाल लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई चेंज आने वाला नहीं। तो देखो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक खास ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, जो इस तरह का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का एक खास ट्रिक होता है। वो ट्रिक ये होता है ना कि इसका जो फाइनल आंसर आने वाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं। मान लो एक्स वाई या सी मान ले, कुछ भी ऐसा ऐसा बोलते हैं कि लेट
सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मान लो इसका पूरा आंसर सी आने वाला है, आपको एक्स मानना एक्स मान लो, वाई मान लो वाई मान लो, मतलब इसका फाइनल आंसर हम कुछ मान लिए, कुछ भी कंसीडर कर लिए। अब जो फाइनल आंसर माने हैं ना, उसी से उसका रिपीटेशन बंद करेंगे, रिपीटेशन जो बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखो कौन कौन रिपीट कर, अगर इस डायग्राम को अपना, ये पॉइंट ए, ये 2 माइक्रोफैरेड, और ये क्या है, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2, ये 1, ये पॉइंट बी है। अब यहां से ये फिर 2 1, फिर ये 1 2, फिर ये 1 2, इन्फिनिट जा रहा। अब आप एक लिखे 1 और 2, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2, फिर यहां से 1 2, फिर ये 1 2। अब इसका रिपीटेशन बंद करो, क्या करो कि मान लो इस सबका इक्विवेलेंट जितना 1 2 1 2 1 2 जा रहा था, उस सब को एक नया कैपेसिटर, इसके साथ ये क्या है, इसके साथ ये सीरीज है ना, अरे 2 के साथ फिर 1 किस में है, सीरीज में, तो इसी 2 के साथ उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कनेक्ट कर दो, सी। मतलब ये सी वही कैपेसिटर है जो इस पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर है। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर एक्स है तो फिर यह एक्स लिख देंगे, यानी अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का आंसर सी है, और वही सी वहां हम लगा दिए जहां रिपीट हो रहा था बार बार, यानी उसी कंडेंसर को वहां लगाएंगे जहां पर बार बार रिपीटेशन हो रहा था, जहां बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, जहां बार बार रिपीट हो रहा था उसी पॉइंट पर लगाएंगे। अब बोलो क्या होगा, ये 1 माइक्रो, ये 2 माइक्रोफैराड, ये सी, ये 1, अब क्या होगा, ये दोनों किसमें है, और उसके साथ ये किसमें है। अब ये सीरीज और ये पैरेलल पूरा का सम किसके बराबर है, सी के ही बराबर है। मतलब ये जो रिपीटेशन हम बंद किए ना, उसी रिपीटेशन को वहां हम कंसीडर कर रहे हैं। जिस कैपेसिटर से रिपीटेशन बंद करे उसको वहां पर कंसीडर करें। समझ में आ रहा बात ये कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को पहले कनेक्ट करते हैं, दोनों सीरीज को करते हैं। बताओ इन दोनों सीरीज को करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को सीरीज करेंगे तो क्या होगा बताइए। अगर हम करते हैं यहां 1 क्या होता सीरीज कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट करो, सी डैश बराबर C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, तो 2C बाई क्या हुआ 2 प्लस C। अरे पढ़े थे ना डायरेक्ट एलसीएम लेके, नहीं वाला पढ़े थे, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस। तो अब बताओ ये 1, अब ये क्या हुआ A, इसके साथ ये क्या हुआ, ये 1 माइक्रोफैरेड, अब इसके साथ ये वाला, ये क्या कैपेसिटर है, सी डैश। अब ये दोनों किस में बताओ, पैरेलल में। देखो यहां बना रहे जगह है, समझ लेना, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइनल क्या हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू यहां C1 प्लस C2 1 प्लस C डैश, तो 1 प्लस C डैश का वैल्यू क्या है 2C बाई 2 प्लस। मतलब ये इक्विवेलेंट वही लिखे फाइनल आंसर, यहां वही कैपेसिटर आया जिस कैपेसिटर से हम कनेक्ट किए थे। अब x लिखते तो यहां भी x लिखते, यहां भी x x होता है। अब आप इसको एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, अगर डायरेक्ट निकलेगा ठीक है, क्वाड्रिक में जाएगा ठीक है, जैसे बनेगा। जैसे देखो अभी क्या कर लिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा,
2 प्लस सी, 1 से मल्टीप्लाई होगा इसके नीचे 1 से, तो क्या करेंगे, ये करेंगे 2 प्लस सी प्लस 2 सी बराबर क्या हो गया सी। अब क्या होगा, 2 सी और सी क्या हो गया 3 सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। सी से किसका मल्टीप्लाई हुआ, 2 प्लस सी को, सी से मल्टीप्लाई हुआ 2 प्लस सी, और यहां क्या हुआ 2 प्लस 3 सी। बोलो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 2 सी प्लस सी स्क्वायर 2 प्लस 3 सी, सी स्क्वायर प्लस 2 सी माइनस 3 सी माइनस 2 0, सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम मिडिल टर्म फैक्टर कर लो। अगर सी का वैल्यू कोई नेगेटिव आएगा उसको नेग्लेक्ट कर देना और प्लस वाला लिख लेना, वही फाइनल आंसर होगा। समझ गए कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है। तो जब ये इन्फिनाइट रहे ना, इन्फिनाइट टर्म जैसा, तो इस तरीके से बनाएंगे, लिख लीजिए, बनाइए, सॉल्व करिए। अरे थोड़ा उल्टा इधर से इधर आ गया ऐसे, ठीक है, बनाइए। इसका आंसर 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। एक प्लस आ गया, एक माइनस, माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे और प्लस का वैल्यू चला, ठीक है, इस तरह से।